सर धांधली का तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, बट जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं वो सही शायद किसी हद तक नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मेहनत लगती है। मेरे पापा की डेथ हो गई थी अभी 2022 में। फिर उसके बाद मेरी मम्मी जो है मतलब वो विकलांग हैं, वो ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। तो मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो मतलब बहुत लो उसमें आता है, मतलब एवरेज उसमें भी नहीं आता है, थोड़ा लो में ही आता है। सर ये मेरा 12th के साथ ही अटेम्प्ट था, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट ही था मेरा। काफ़ी अभी तो अप्स एंड डाउन्स भरा निकला है सर, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी तक रिज़ल्ट उस लेवल का नहीं आया जिसकी मैंने उम्मीद करी है, बट अभी कंटिन्यू उसके लिए प्रयास जारी हैं। पैनिक तो हो जाते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में, इतने सारे बच्चे रहते हैं, कुछ हमारी उम्र के होते हैं, कुछ हमारे से ज़्यादा उम्र के होते हैं, तो पैनिक तो हो जाते हैं। देश में नीट को लेकर के बवाल मचा है, जैसा मैंने आपको बताया। तो हम आज बात करेंगे नीट पर। मेरा नाम है उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज हम एबीपी लाइव के जरिए आपको लेकर के आए हैं इंदौर शहर। इंदौर में ही मैं हूं और हम धीरे धीरे आपको दिखाएंगे कि मैं आज कहाँ हूं। मेरे साथी से मैं आग्रह करूंगा कि एक बार आपको वो क्लासरूम दिखाएं जिस क्लासरूम में मैं आया हूं। यहाँ पर नीट को लेकर के हम बात करेंगे। बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर फैकल्टी भी हैं और बच्चे भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। क्या पूरे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के, ये जो नीट का मुद्दा चल रहा है उसको लेकर के बच्चों के मन में क्या सवाल हैं। आपने नीट को लेकर के किस तरह, आपका शुभ नाम क्या है? मनन बड़ोने। मनन, आप कब से नीट की तैयारी कर रहे हैं? मैं 2019 से कर रहा हूँ कंटिन्यू, और 11th-12th मैंने 2019-20 और 21 में मेरी 12th हुई थी, और उसके बाद कंटिन्यू अभी प्रिपरेशन चल ही रही है। क्या कहेंगे, ये 2019 से जो सफ़र शुरू हुआ है, बीच में कोविड आया, अब 2024 है, 4-5 सालों का जो सफ़र है आपका, 4 साल का, 3 साल का, 4 साल का, क्या कहेंगे, कैसा निकला है? काफ़ी अभी तो अप्स एंड डाउन्स भरा निकला है सर, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी तक रिज़ल्ट उस लेवल का नहीं आया जिसकी मैंने उम्मीद करी है, बट अभी कंटिन्यू उसके लिए प्रयास जारी हैं। आपने आखिरी नीट का एग्ज़ाम कब दिया है? नीट तो 2024 में ही। अच्छा, ये एग्ज़ाम आपका कितनी डेट, क्या डेट थी जब एग्ज़ाम हुआ इंदौर में? 5 मई 2024 को। और रिज़ल्ट इसका कब आया है? 4 जून को। 4 जून। जब आप रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार कर रहे थे, एग्ज़ाम देके जब आप निकले थे सेंटर से, तो क्या चीज़ें दिमाग में चल रही थी? रिज़ल्ट के लिए जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट तो कर लिए थे मार्क्स, बट इतना उम्मीद नहीं थी कि रैंक इतनी ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाएगी, और वही है सर अभी तो। और क्या उम्मीद की थी, कितना रैंक आना चाहिए था आपका? मेरे जितने मार्क्स हैं उस पर 2 लाख करीब कुछ रैंक थी, और जबकि अभी मेरी 2,60,000 कुछ रैंक आई है। तो जब रिज़ल्ट इसका आया उस दिन आप क्या कर रहे थे? उस दिन तो हम यहीं पे थे बस, मतलब हमारी क्लासेस लेके निकले थे, और शाम को मैसेज आ गया था कि रिज़ल्ट आया है, तो हम लोगों ने चेक कर लिया था फिर रिज़ल्ट। क्या जब रिज़ल्ट आया आपका, जब रिज़ल्ट आपने आपका रिज़ल्ट देखा तो आप उससे सेटिस्फाई थे? नहीं, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मैंने जितनी मेहनत करी थी उस हिसाब से मैं उस टाइम उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाया था, तो वो मेरे लिए बिल्कुल भी उतना खुशी वाला मोमेंट नहीं था जिस दिन रिजल्ट आया। देखिए, तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बच्चों के मन पे उसका असर हुआ है, और वो चेहरे पे वो भाव भी नज़र आते हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ पर स्टूडेंट और हैं, उन्हीं से बात करेंगे। हम वापस मनन के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आपसे। आपका शुभ नाम? संस्कृति चौरसिया। संस्कृति, आप नीट का जो आपने एग्ज़ाम दिया, ये लास्ट एग्ज़ाम आपने कब दिया? सर ये मेरा 12th के साथ ही अटेम्प्ट था, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट ही था मेरा, 5 मई में दिया था। अच्छा, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर पैनिक तो हो जाते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में, इतने सारे बच्चे रहते हैं, कुछ हमारी उम्र के होते हैं, कुछ हमारे से ज़्यादा उम्र के होते हैं, तो पैनिक तो हो जाते हैं। सिचुएशन रहती है कि इतने सारे बच्चे साथ में बैठे हैं, वो भी सब कुछ पढ़ कर आए, फिर उसमें पैनिक तो हो जाते हैं सर एग्ज़ाम हॉल में। अच्छा, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो किस तरह का है, वो थोड़ा बताइए। सर एक्चुअली मेरे पापा की डेथ हो गई थी अभी 2022 में। फिर उसके बाद मेरी मम्मी जो है मतलब वो विकलांग हैं, वो ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। तो मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो मतलब बहुत लो उसमें आता है, मतलब एवरेज उसमें भी नहीं आता है, थोड़ा लो में ही आता है। फिर ये है कि नीट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं घर वालों को भी, मुझे भी, कि आगे जाके करियर इसी से बनेगा। तो सर उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये जो एग्ज़ाम जब आपने दी, जब एग्ज़ाम दे के बाहर आ रहे थे, तब क्या चल रहा था दिमाग में? वही सवाल आपसे दोबारा करूँगा। सर जैसे ही एग्ज़ाम दे के निकले तो यही कि अब आगे का फ़ैसला है वो पूरा रिज़ल्ट की, क्या होने वाला है आगे जाके। रिज़ल्ट जो आएगा वही आपकी मेहनत है, आपने जितनी मेहनत करी होगी उतना ही रिज़ल्ट आना चाहिए, और रैंकिंग भी उसी हिसाब से आना चाहिए। पर इस बार बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है रैंक में।
तो क्या जब रिजल्ट आया तब क्या फील कर रहे थे आप? सर सेटिस्फेक्शन तो नहीं था रिज़ल्ट से, क्योंकि मेरे जो नंबर आए हैं और मेरी जो मेहनत थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और उसके बाद जो रैंक भी थी वो भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। पिछली बार जो रैंक थी और इस बार, मतलब जो उस नंबर पे जितनी पिछली बार रैंक थी और इस बार में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। क्या घर में कैसा माहौल था जब रिजल्ट आया? सर एक्चुअली हम लोग यहाँ से क्लासेस लेकर गए थे घर पर, और फिर जब रिज़ल्ट देखा तो मतलब इतना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ घर वालों को भी और मुझे भी, कि इतनी मेहनत करी उसके बाद भी कम रिज़ल्ट आया, रैंक भी कम आई। जिस जगह आप पढ़ाई करते हैं, कोचिंग आप कर रहे हैं, कहाँ पे कोचिंग करते हैं? यहीं पर करती हूँ सर। कौन सी जगह है? इंस्टीट्यूट, नारायणा इंस्टीट्यूट, साउथ तुकोगंज। तो अब जो कोचिंग के जो फैकल्टी है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब उन्होंने कम पढ़ाया, अच्छा नहीं पढ़ाया? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। वो तो उल्टा हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम जितनी मेहनत नहीं करते उससे ज़्यादा वो मेहनत करते हैं हमारे लिए, दिन रात कर देते हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक एक डाउट सॉल्व होता है हम लोगों का। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अक्सर ये अच्छे। कहते हैं ना कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, इसलिए सवाल पूछा। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। टीचर्स तो हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं हर बार। अच्छा, जब इस रिज़ल्ट को आपने देखा तो फिर क्या लगा आपको, क्या करना चाहिए अब? सर जिस दिन मैंने रिज़ल्ट देखा था, सर को भेजा था नंबर, तो उन्होंने बोला था कि कल से पढ़ाई करना वापस चालू कर दो। तो 5 मई को मतलब हम पेपर देकर आए थे, और फिर उसके बाद 7 मई पे हमने मतलब कैलकुलेट कर लिए थे। 7 मई से मैंने वापस कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि जैसे इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, अगली बार फिर से प्रयास करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर तो हो जाना चाहिए। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। एक प्रश्न आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं मेरे सवाल। क्या आपको लगता है कि जब 1 साल बच्चा तैयारी करता है और उसे रिजल्ट ना मिले तो उसका 1 साल खराब हो गया, वो ये सोचेगा या कुछ और सोचेगा? सर ख़राब हो गया ये तो डेफिनेटली सोचेंगे, क्योंकि अगर मेहनत करी है और रैंक अच्छी नहीं आई है तो हम ख़राब हुआ सोचेंगे। अगर मेहनत नहीं की है तो हम अगली बार फिर प्रयास करेंगे। जैसे इस बार रैंक अच्छी नहीं आई है तो डेफिनेटली बहुत मेहनत लगती है। क्यों नहीं आई, क्या लग रहा है? सरकार की तरफ से कहीं चूक है? कोई रिजल्ट कह रहे हैं गड़बड़ आए हैं, धांधली हो गई है? सर धांधली का तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, बट जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं वो सही शायद किसी हद तक नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मेहनत लगती है, और जब क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर लाकर जो मार्क्स आते हैं वो मार्क्स असली माने जाते हैं। ग्रेस के मुकाबले उसका कुछ मतलब नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम दोबारा अगर होती है तो आप लोग उसके लिए तैयार हैं क्या? ये एग्ज़ाम अगर दोबारा होती है या रिज़ल्ट पूरा दोबारा से जारी होता है? रिज़ल्ट, अगर मेरा रिज़ल्ट जो था उसके हिसाब से मुझे अभी तो नहीं मिलेंगे कॉलेज, तो उसके लिए अभी मैं तैयार तो हूँ, दूंगी तो ज़रूर मैं, बट जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं तो उम्मीद तो यही है कि रैंक मेहनत के हिसाब से ही आना चाहिए। नीट को लेके आप पेपर पढ़ रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, लोगों से बातचीत कर रहे होंगे, और यहाँ ट्यूशन में बात होती होगी, क्या चल रहा है दिमाग में? दिमाग में ज़्यादा बात हम इस चीज़ को लेकर नहीं, ज़्यादा बात हम मेहनत को लेकर करते हैं, क्योंकि मेहनत ही ज़रूरी होती है। दिमाग में बस यही चल रहा है कि अगले साल हमें भी नीट देना है, तो उस पर जो रैंक आना चाहिए वही रैंक आना चाहिए। जैसे कि अगर 2 लाख पे जो रैंक आ रही है वो इस बार 3 लाख पे आ रही है। हर बार 600 के ऊपर कॉलेज मिल जाते थे, इस बार 600 पर जनरल कैटेगरी को कॉलेज मिलना ही मुश्किल हो गया है। तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। निश्चित तौर पे बच्चों का जो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है, और फिर बच्चों पर सीधा सा आरोप ये लगा दिया जाता है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है हुजूर, बच्चे पढ़ाई करते हैं। और मेरे सामने ऐसे तमाम बच्चे बैठे हैं, कुछ और बच्चों से आपसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? विजय पाटिल से। विजय, आप इंदौर से हैं? नो सर, मैं बुरहानपुर रहता हूँ। मैं जस्ट कोचिंग के लिए इंदौर आया हुआ था अभी। आपके मदर फादर या फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? सर पापा खेती करते हैं और मम्मी हाउस वाइफ है बस। अच्छा, तो जो पढ़ाई आप कर रहे हैं वो क्या लग रहा है, क्या उसका नतीजा निकल रहा है अभी? मतलब एग्ज़ाम दिया आपने? यस सर, मैंने अभी एग्ज़ाम दिया। मैं लगभग 2022 में मेरी 12th क्वालिफाई कर चुका था, और ये मेरा सेकंड ड्रॉप था। अब इस बार भी जो मेरा स्कोर आया उसके एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ थे उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। मतलब मैंने अगर लास्ट टाइम के कंपैरिजन में 90 से 100 नंबर भी अगर बढ़ाए हैं तो मेरा रैंक वही रह गया है, इसलिए उस नंबर को बढ़ाने का कोई मतलब नज़र नहीं आता। और सर जैसे अगर ट्रेंड्स देखे जाए कि पिछले हर साल एग्ज़ाम होता था 10 से 5-10 नंबर का कट ऑफ इंक्रीज़ होता था, लेकिन जैसे इस बार देखा गया 70 से 80 नंबर का लगभग कट ऑफ इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसा तो इससे पहले कभी होता नहीं था, तो इसलिए निराशा बहुत ज़्यादा थी इसको लेकर। क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए?
सर इसका पता तो नहीं कि पेपर लीक वगैरह, कुछ न्यूज़ वगैरह में यही सुनने आ रहा है कि कहीं पेपर लीक हुआ था, कुछ धांधली हुई थी। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसकी जांच अच्छे से हो और जो भी सही डिसीजन हो वो कोर्ट वगैरह कंफर्म करे। लगता है एक बच्चे का भविष्य अधर में लटक जाता है जब ये सब। यस सर, बहुत ज़्यादा। मैंने अभी सेकेंड ड्रॉप कंफर्म किया तो मेरे पेरेंट्स भी बड़े कंफ्यूज थे कि क्या आपको फिर से प्रिपेयर करना चाहिए वगैरह वगैरह। इसके लिए बड़ी मुश्किल से उनको मनाया क्योंकि ये ड्रीम था, तो इसको परस्यू करने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ रही है सर। क्या एक बच्चे का पूरा जीवन खप जाता है तैयारी करने में? यस सर, मैं लगभग 2 साल से इस चीज़ के लिए लगा हुआ हूँ। इस बार भी मेरा स्कोर तो थोड़ा इम्प्रूव हुआ पिछली बार के कंपैरेटिव, लेकिन रैंक में इम्प्रूवमेंट नहीं आया। ठीक है, बहरहाल चलिए ये बच्चों से बात की। अब हम जानते हैं फैकल्टी जो हैं, यहाँ के जो स्टाफ हैं, उन्हीं से बात करते हैं, उनके पास चलते हैं कि उनका मानना क्या है, उनकी सोच क्या है। और हमारे साथ पुष्पेंद्र जी हैं, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा हैं, आप ब्रांच डायरेक्टर हैं नारायणा के। मैं आपके पास एक्चुअली इसलिए आया हूँ कि जब ये कहा जाता है कि एक बच्चा तैयारी करता है, तो बच्चा तैयारी नहीं करता, उसके साथ उसके माता पिता भी तैयारी करते हैं, पूरा परिवार तैयारी करता है, और आप भी जी जान से लगे हुए हैं। तो आपके दिमाग में भी निश्चित तौर पे ये पूरे मामले को लेकर के कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो क्या कहेंगे, ये सब पूरा सिनेरियो जो है इसको सम अप कैसे करेंगे? सर मैं देखिए, जैसे मैंने नाम बताया डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, तो विगत 20 सालों से ऑलमोस्ट इस ट्रेनिंग जोन में हूँ बच्चों को पढ़ाते हुए। और साथ ही आज हम जहाँ बैठे हैं नारायण इंस्टीट्यूट, जो नारायण इंदौर सातुगंज ब्रांच, तो नारायण चूँकि आप जान रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो आज हम एक जवाबदारी लेते हुए पढ़ाते हैं, जिसमें हिंदुस्तान भर में करीबन 800 शहरों में हम हैं अक्रॉस 23 स्टेट्स ऑफ इंडिया। और उसमें अगर हम इंदौर शहर की बात करें तो वी हैव द 2 सेंटर, और जिसमें तकरीबन जिस सेंटर में आज हम बैठे हैं यहाँ तकरीबन 600 बच्चा पढ़ता है। तो आज उन बच्चों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होते हुए मैं महसूस कर सकता हूँ कि देश भर की वो एग्ज़ाम जिसमें तकरीबन 24 लाख बच्चा बैठता है, तो आप ये कह सकते हैं तो मिलियन ड्रीम्स की कहानी है। और इसमें खास करके जब NTA जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बड़ा कह लीजिए एक बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है, बड़ा महत्वपूर्ण संस्था है, जो कि नीट जैसी एग्जामिनेशन को ऑर्गेनाइज कराने के लिए जाना जाता है। तो इस बार जो रिजल्ट्स हम देख रहे हैं तो वो स्टैटिस्टिकली कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिससेटिस्फैक्शन जनरेट करते हैं। रीज़न मैं उसके बताता हूँ कि लास्ट ईयर अगर करीबन 510 मार्क की मैं बात करूँ, जो तकरीबन एक डिसेंट मार्क्स स्टेट ऑफ MP में माने जाते हैं एक स्टेट लेवल के कॉलेज के लिए, और वहीं अगर ऑल इंडिया में हमें चाहिए तो तकरीबन 610 मार्क्स माने जाते हैं। मतलब तकरीबन 100 मार्क के फासले में या तो स्टेट में या नेशनल लेवल पे आपको एक सीट मिलने की संभावना शुरू हो जाती है। 610 मार्क को अगर मैं इस साल के नज़रिए से देखूं तो करीबन आप समझिए कि 76,000 जो है रैंक बन रही है, जो तकरीबन बीते साल आप देखेंगे करीबन 26,000 के आसपास थी। तो जो 50,000 बच्चों का डिफरेंस आया, फिर आप इसको ऐसे देखें कि 510 मार्क अगर मैं लास्ट ईयर का याद करूं तो तकरीबन एक बच्चे की 98,000 रैंक आई थी, और इस बार अगर 505 मार्क पे देखूं तो तकरीबन 2 लाख रैंक आई है। तो जो रैंक इन्फ्लेशन है वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, यहाँ तक भी चल गया क्योंकि हर साल बच्चे बढ़ते हैं। अगर बीते सालों को अगर मैं देखूँ, थोड़ा स्टैटिस्टिकली बताना चाहूँ कि सन 2021 में जब पैंडेमिक के टाइम था, लोग घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे, तो ऐसे में सपने की कीमत क्या होती है, खास करके नीट के एग्जाम में, तो आप देखिए कि 16 लाख बच्चे निकले अपने घरों से बाहर। और वहीं 2022 में ये संख्या 18,72,000 हो गई, फिर 2023 में ये चीज़ 21,60,000 हो गई, और 2024 में जब हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि आंकड़े टूट करके सीधे 24 लाख तक पहुँच चुके हैं, और हर साल ही बढ़ती जाएंगे। वहीं सीट्स की संख्या की बात करें तो जब पैंडेमिक के टाइम पे तकरीबन 2021 में 16 लाख बच्चों के लिए 80,000 सीट्स थी, अगले साल 23 में वही 22 में वही कहानी 97,000 सीट बनी, फिर 23 में वो चीज़ 1,05,000 बनी, और इस बार हम उम्मीद करें कि तकरीबन 1,25,000 के आसपास होगी। बट ये एक आंकड़ा होता है केवल 5% सिलेक्शन रेशो का, मैंने 100 बच्चा बैठेगा, 95 फेल होगा, 5 बच्चा पास होगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर सबकी एक एकेडमिक फैमिली की पूरी एक जर्नी है, जिसमें हर कोई अपने पूरे दिलो जान से मेहनत करता है। लेकिन जब विसंगतियों को देखता है तो मन को कहीं ना कहीं तो ठेस पहुंचती है, क्योंकि जहां आज अपन नारायण और सातुगंज ब्रांच की बात कर लें, यहाँ बच्चों का मैं अगर आपने जैसे पहले कहा था कि रूटीन क्या रहता है, तो तकरीबन हमारे सभी बच्चे 5 बजे के आसपास उठना शुरू करते हैं, 6 बजे से उनकी क्लासेस शुरू होती हैं, शाम तक उनका अगर हम देखें कि नॉर्मल क्लासेस का जो स्ट्रक्चर है वो अपना डाउट सेशन वगैरह देते हुए 4 बजे फ्री होते हैं, और फिर बाकायदा उनकी फिर पढ़ाई की तैयारी शुरू होती है सेल्फ स्टडी की, जो रात करीबन 11:30-12 बजे तक चलती है। इसी बीच में उनका टीचर, उनके पेरेंट्स सब उनके साथ लगे हुए हैं। अब ऐसे में जब हमने 5 मई की हुई एग्ज़ाम का 4 जून को रिज़ल्ट देखा, तो वो शायद कहीं ना कहीं आंखों के अंदर एक दर्द पैदा करता है। उसका रीज़न क्या है कि आज आप नोटिस करें 720 में 720 लाने वाले बच्चों की संख्या जनरली 1 या 2 या 3 तक रही बीते सालों के स्टैट्स में हम देखें। इस बार 67 बच्चे हैं। अच्छा, उसके बाद जब थोड़ी आस्किंग शुरू होती है
मीडिया से दबाव शुरू होता है। आप जैसे बड़े सज्जन मीडिया के जो भी हाउसेज हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और जो भी शिक्षाविद आगे बढ़ पाए बच्चों के पूरे डिस्कशन के बाद, तब एनटीए की तरफ से निकल करके आता है कि करीबन 67 स्टूडेंट जो कि 720 में 720 लाएं, तो कुछ प्रश्न उठ जाते हैं। पहला तो ये कि 6 बच्चे ऐसे निकले जिनको ग्रेस मार्क्स देके वहाँ तक पहुँचा। अब ग्रेस मार्क की दरअसल वहाँ पे जो ब्रोशर दिया गया था एग्जामिनेशन का, उसमें पहले कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था कि टाइम लॉस के कारण ऐसा दिया जाएगा जो वहाँ स्टेटमेंट आया। फिर बाद में भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया विद देयर क्लैरिफिकेशन कि 2018 की कोई क्लैट की एग्जाम थी, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जिसे कहा जाता है, वो CBT होती है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, जबकि नीट की एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में पेन पेपर मोड पे होती है। तो हम ये कहना कि एक CBT बेस्ड एग्जाम में जो टाइम लॉस फैक्टर है उसके कैलकुलेशन मैट्रिक्स को नीट जैसी एग्जामिनेशन में लगाना, तो वो तो मतलब समझ से थोड़ा पर है। दूसरा, हम देख पा रहे हैं कि जो बिहार के अंदर वहाँ पे पटना में एक लीगल एक्शन लिया गया था कि कोई पेपर कहीं ना कहीं लीक जनरेट हुआ है, तो उसकी अभी तक कोई प्रॉपर रिपोर्टिंग जनरेट नहीं हुई है। जी, गुजरात का भी बताया कि इवन एक कोई पर्टिकुलर सेंटर था जहाँ पर करीबन 6 बच्चे उसी एक सेंटर के हिंदुस्तान के टॉपर बन रहे हैं। तो ऐसा देखिए असंभव तो नहीं है, लेकिन इसके संभव होने पर भी प्रश्न कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। अच्छा, एक सवाल आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें करने के लिए, इस एग्जाम को लेकर के आपको क्या लगता है अब जिस तरह की सिचुएशन है, जबकि मैं आपको एक अपडेट भी दे देता हूँ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये जो पिटीशन है ये स्वीकार कर ली गई है और जुलाई में इस पूरे मामले पर सुनवाई भी है। तब तक कि ये तमाम जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के एक सवाल और है कि सर क्या लगता है कि ये एग्ज़ाम दोबारा होगा या होना चाहिए, या इसका रिजल्ट जो है अगर आता है तो क्या कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आने की बात कही जा रही है और बाकी के बच्चों का क्या होगा? जी देखिए, मैं इसमें बताऊं कि अभी तक जो क्लैरिफिकेशन आए कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क मिले थे वो 1563 स्टूडेंट थे और उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि उनका जो ग्रेस मार्क दिया गया था वो उनका रिजल्ट बोगस करार दिया गया, मतलब वो कैंसिल कर दिया गया और उनके लिए अभी नई डेट 23 जून की डिक्लेयर हुई है और उसमें 30 जून को उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब हालांकि अगर 30 जून को उनका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तो उनकी मेरिट के कारण सभी बच्चों की मेरिट फिर से रीजनरेट होगी, तो टेक्निकली अफ्रेश रिजल्ट जनरेट होगा। पहले तो ये सभी बच्चों को ध्यान है, बट अभी क्या हुआ है, नंबर ऑफ पिटीशन अलग अलग हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में डल रही हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट ने केवल पहली पिटीशन पर अपना फैसला सुना है। अगर जो अलग पिटीशंस आ रही हैं उसमें यह भी है कि क्या सभी बच्चों के लिए नीट दोबारा होना चाहिए, तो देखिए इस पूरी संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी जब ये कहा गया कि कुछ सर्टेन स्टूडेंट हो सकता है शायद वहाँ पे पेपर लीक मामले में भी इन्वॉल्व हों, तो इन सच केस ईयर 2015 में ऐसा हुआ था 2015 में कि 44 बच्चे इस केस में लिप्त पाए गए थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि सभी बच्चों के लिए दोबारा से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। तो हमारा तो केवल स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के लिए थोड़ा एडवाइस होगा कि दे शुड बी इन द स्टडी जोन, वो अपने वापस अपने पढ़ाई की माहौल की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि देखिए जनरली होता क्या है, एग्जाम खत्म हो और अगला दिन क्या करेंगे, हम अक्सर प्रश्न पहले बच्चों से पूछते हैं, तो सभी का कहना है कि भाई मैं घूमने जाऊँगा, मैं रिलैक्स हो जाऊँगा, तो ये थोड़ा टेंशन का कम और अटेंशन का विषय ज़्यादा है। तो जिनको लगता है कि उनके मार्क में विसंगति है तो उनको बाकायदा एनटीए के ऑफिशियल मेल पर अपना वो पुट अप पॉइंट करना चाहिए ताकि एनटीए तक भी सारी जानकारी सही तरीके से पहुंचे। अच्छा, एक जो चीज़ हमारे देखने में आई है कि जिस पर्टिकुलर सेंटर पर ऐसा कहा गया था कि जहाँ टाइम लॉग है, तो वहाँ की जो सेंटर के प्रिंसिपल का एक वीडियो फुटेज भी हमारे देखने में आया, तो उसमें ऐसा बता रही है कि वहाँ टाइम का कोई बैकलॉग नहीं हुआ। तो इस तरह के स्टेटमेंट तो हमें लगता है कि इस पर वाकई में कहीं ना कहीं प्रॉपर कार्रवाई होना चाहिए और जो भी सरलता से मुझे लगता है और हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि जो भी सही बात होगी वो सामने निकल के आएगी। तो नारायणा इंस्टीट्यूट जो कि आज हर साल लाखों बच्चों के सपनों को पूरा करता है, वो अपने बच्चों के साथ यूनाइटेड है और बाकायदा हम आप जैसे अच्छे पत्रकारों के, पत्रकार हाउसेस के उस पूरी पारदर्शिता के ऊपर बिलीव करते हैं, न्यायपालिका पर बिलीव करते हैं कि सच सामने जरूर आएगा। निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। तो मैं आपको बता दूं, आपने जो बातें कही हैं, पुष्पेंद्र जी ने बातें कही और जो बच्चों ने बातें कही, दोनों को अगर हम सम अप करें तो कहा यही जाएगा कि नीट को लेकर के देश में जो कुछ चल रहा है उस पर न्याय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये केवल बच्चों के भविष्य की बात नहीं है, भारत के भविष्य की बात है। उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव, इंदौर।